नमस्कार। आज हम महाराष्ट्र राज्य बोर्ड की 10वीं कक्षा के भूगोल के पहले अध्याय क्षेत्र भेंट यानी फील्ड विजिट पर एक थोड़ी गहराई से चर्चा करने जा रहे हैं। ये अध्याय हमें एक स्कूल की, यूं कहें तो एक काल्पनिक यात्रा पर ले जाता है। महाराष्ट्र के ही अंदर नळदुर्ग से, उस्मानाबाद जिले में है ये, वहां से शुरू होकर अलीबाग तक रायगढ़ जिले में। तो इस चर्चा का हमारा लक्ष्य है भाई इस यात्रा के बहाने समझें कि ये क्षेत्र भेंट होती क्या है, क्यों जरूरी है भूगोल में, और सबसे मजेदार बात, कैसे कुछ ही 100 किलोमीटर में जमीन, मौसम, पेड़ पौधे, बस्तियां सब कुछ बदल जाता है। और एससीसी बोर्ड परीक्षा के लिए क्या खास बातें ध्यान रखनी है वो भी समझेंगे। हमारे पास इस अध्याय के कुछ महत्वपूर्ण अंश है, जैसे छात्रों और शिक्षक की बातचीत है, नक्शे हैं और दूसरे विवरण। इनसे हम इस पूरी यात्रा को महसूस करने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल। और ये स्रोत आप कह सकते हैं एक तरह से हमारी खिड़की है उस बस में। इनसे हम देख सकते हैं कि कैसे भूगोल सिर्फ नक्शों और आंकड़ों का विषय नहीं है, बल्कि हमारे चारों ओर की जो बदलती हुई दुनिया है ना, उसका अध्ययन है। छात्र कैसे इन बदलावों को देख रहे हैं, सवाल पूछ रहे हैं और समझ रहे हैं, असल में यही इस अध्याय का सार है। तो शुरुआत यहीं से करते हैं। भूगोल पढ़ने के लिए क्लासरूम से बाहर निकलना, ऐसी क्षेत्र भेंट करना, ये जरूरी क्यों है? क्या महत्व है इसका? देखिए, भूगोल असल में क्या है? पृथ्वी और उस पर जो जीवन है उसका अध्ययन। क्षेत्र भेंट इसे जीवंत बना देती है। जो हम किताबों में पढ़ते हैं, जैसे अलग अलग तरह की जमीन होती है, भू आकृतियां जिन्हें कहते हैं, या जलवायु का असर कैसा होता है, मिट्टी के प्रकार, या फिर इंसान कैसे अपने पर्यावरण के साथ रहता है, तालमेल बिठाता है, उसे अपनी आंखों से देखने का, महसूस करने का मौका मिलता है। अच्छा। वो सिर्फ पढ़ने से कहीं ज्यादा पक्की और गहरी होती है। पर्यावरण और मानव जीवन के बीच का जो रिश्ता है वो बिल्कुल खुलकर सामने आ जाता है। सही कहा, मतलब किताबी ज्ञान को असली दुनिया से जोड़ना। अच्छा, तो इस अध्याय की यात्रा नलदुर्ग से अलीबाग की है। इतनी लंबी यात्रा, इसके लिए तैयारी भी जोरों की लगी होगी। क्या क्या तैयारी करनी होती है एक सफल क्षेत्र भेंट के लिए? क्या क्या सामान जरूरी होता है? हाँ, तैयारी तो बहुत बहुत अहम हिस्सा है। पाठ्य पुस्तक के अनुसार भी छात्रों और शिक्षकों ने पूरी योजना बनाई थी। जहां तक सामान की बात है तो कुछ चीजें तो बेहद जरूरी हैं। देखिए, अवलोकन और नोट्स लेने के लिए नोटबुक, पेन पेंसिल, स्केल वगैरह। चीजों को बारीकी से देखने और रिकॉर्ड करने के लिए कैमरा, दूरबीन। रास्ता न भटके और दिशा पता रहे, इसके लिए जाहिर है नक्शा और दिशा सूचक यंत्र यानी कंपास। हाँ, वो तो चाहिए ही। फिर जानकारी इकट्ठा करने के लिए पहले से तैयार की गई प्रश्नावली हो सकती है, कुछ नमूना फॉर्म हो सकते हैं जिनमें जानकारी दर्ज करनी हो, और व्यक्तिगत आराम और सुरक्षा के लिए टोपी, पानी की बोतल, फर्स्ट एड किट और पहचान पत्र भी। अच्छा, ये तो हुई सामान की बात, पर इससे भी ज्यादा जरूरी है योजना, प्लानिंग। कहाँ जाना है, क्यों जाना है, रास्ते में कहाँ रुकना है, क्या देखना है, किससे मिलना है, ये सब पहले से तय होना चाहिए, जैसे इस अध्याय में शिक्षकों ने किया था। और ये तैयारी वाला हिस्सा, क्या ये परीक्षा के लिहाज से भी महत्वपूर्ण है? मतलब सवाल आते हैं इस पर? निश्चित रूप से। अक्सर परीक्षा में पूछा जा सकता है कि भाई क्षेत्र भेंट के उद्देश्य क्या हैं, या एक सफल क्षेत्र भेंट के लिए कौन कौन सी सामग्री आवश्यक है, या फिर योजना बनाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो ये तैयारी वाला हिस्सा सिर्फ यात्रा के लिए ही नहीं, परीक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। चलिए, तो अब इस रोमांचक यात्रा पर निकलते हैं। कहानी शुरू होती है सुबह 6 बजे नळदुर्ग से। शुरुआती घंटों में छात्रों को अपने आसपास क्या बदलाव दिखे? बिल्कुल, जैसे ही बस चली, छात्रों ने नोटिस करना शुरू कर दिया होगा। सबसे पहले तो जमीन की बनावट में फर्क दिखा। कहीं जमीन उबड़ खाबड़, पठारी जैसी थी, तो कहीं थोड़ी समतल होने लगती थी। फिर वनस्पति बदली। नळदुर्ग के आसपास का इलाका वो दक्कन के पठार का हिस्सा है, जहां बारिश थोड़ी कम होती है, इसलिए वहां कांटेदार पेड़ पौधे ज्यादा थे, जैसे बोर, बबूल, जो कम पानी में भी जी लेते हैं। अच्छा। उन्होंने नळदुर्ग के पास बोर नदी पर बना एक खूबसूरत झरना भी देखा, नूरमणि जलप्रपात। तो ये शुरुआती अवलोकन ही आप कह सकते हैं यात्रा का मूड सेट कर देते हैं। जमीन और पेड़ पौधों के अलावा क्या इंसानी बस्तियों में भी कोई फर्क नजर आया? पाठ में ढाब्याची घरे का जिक्र है, ये क्या चीज है? सुनने में थोड़ा अलग है। हाँ, ये एक बहुत ही साफ दिखने वाला बदलाव था।
ग्रामीण इलाकों में सड़क के किनारे किनारे घर एक लाइन में बने हुए थे। इस तरह की बसावट को भूगोल की भाषा में कहते हैं रेखीय बस्ती, लीनियर सेटलमेंट। अच्छा, हाँ। और घर भी अलग थे, मिट्टी और लकड़ी के बने हुए, जिनकी छतें सपाट थीं। इन्हीं को स्थानीय भाषा में ढाब्याची घरे कहा गया है। लेकिन जैसे ही बस सोलापुर जैसे बड़े शहर के पास पहुंची, नजारा बदल गया। कैसे? बस्तियां ज्यादा घनी हो गईं, एक दूसरे से सटी हुई, कच्चे घरों की जगह पक्के सीमेंट कंक्रीट के बने कई मंजिलों वाले मकान दिखने लगे। दुकानें, होटल, पेट्रोल पंप जैसी शहरी सुविधाएं भी बढ़ गईं। ये ग्रामीण से शहरी परिदृश्य का एकदम स्पष्ट अंतर था। ये तो बड़ा दिलचस्प है कि कुछ ही घंटों में इतना बदलाव। सोलापुर पार करने के बाद इंदापुर के पास छात्रों ने कुछ और महत्वपूर्ण देखा। हाँ, सोलापुर से आगे इंदापुर के पास उन्हें भीमा नदी पर बना विशाल उजनी जलाशय देखने को मिला। और ये सिर्फ पानी का भंडार नहीं है, ये एक बहुउद्देशीय परियोजना है। बहुउद्देशीय मतलब इसके पानी का इस्तेमाल कई कामों में होता है, बिजली बनाने में, मछली पालन में और सबसे जरूरी आसपास के खेतों की सिंचाई में। और इसी सिंचाई की वजह से वहां की खेती में जबरदस्त बदलाव आया। ओह, क्या बदलाव? पहले जहां किसान कम पानी वाली फसलें उगाते थे, जैसे दालें, मूंग, उड़द, मटकी वगैरह, अब वहां मुख्य रूप से गन्ने की खेती होने लगी है, क्योंकि गन्ने को पानी ज्यादा चाहिए, जो अब जलाशय से मिल जाता है। समझ गया। तो ये उजनी जलाशय वाला हिस्सा काफी अहम है। परीक्षा के नजरिए से इस पूरे खंड से, मतलब नळदुर्ग से इंदापुर तक, क्या मुख्य बातें निकलती हैं? बिल्कुल, इस खंड से कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहला, यात्रा मार्ग पर भू आकृति, वनस्पति, बस्तियों जैसे ग्रामीण रेखीय बस्ती बनाम शहरी सघन बस्ती। और कृषि में दलहन से गन्ना, जो क्रमिक बदलाव हो रहे हैं, उन्हें समझना और उनके कारण जानना, जैसे बारिश की मात्रा, सिंचाई की सुविधा, शहरीकरण का असर। ठीक है। दूसरा, उज्जनी बांध जैसी बहुउद्देशीय परियोजनाओं का महत्व, वो कैसे एक क्षेत्र की अर्थव्यवस्था को बदल सकती है। और तीसरा, ढाब्याचे घरें और रेखीय बस्ती जैसी जो भौगोलिक शब्दावली है, उसका अर्थ समझना जरूरी है। इन पर छोटे प्रश्न या अंतर पूछे जा सकते हैं। इंदापुर से आगे का सफर उन्हें पहाड़ों की तरफ ले गया, सिंघड़ किले की ओर। यहाँ जमीन और नजारों में क्या फर्क आया? हाँ, यहाँ से भूगोल नाटकीय रूप से बदलने लगा। वो जो मैदानी इलाका था वो पीछे छूट गया और सह्याद्री पर्वत श्रृंखला का जो पूर्वी हिस्सा है उसकी शुरुआत महसूस होने लगी। जमीन ऊंची नीची और पहाड़ी हो गई। वनस्पति भी घनी होने लगी, जिससे अंदाजा लगा कि हाँ, यहाँ बारिश शायद ज्यादा होती होगी। सिंघड़ किले तक पहुंचने का रास्ता ही अपने आप में एक अवलोकन था और किले पर पहुंचकर तो और भी बहुत कुछ देखने को मिला। किले की मजबूत बनावट, आसपास की चट्टानें जो बेसाल्ट है। बेसाल्ट, हाँ। ये एक प्रकार की आग्नेय चट्टान है जो ज्वालामुखी लावा के ठंडा होने से बनती है। दक्कन के पठार की खासियत है ये। उन्होंने खड़ी ढलानें देखी, ऊंची चोटियां, गहरी घाटियां और कुछ जगहों पर भूस्खलन मतलब लैंडस्लाइड के निशान भी देखे। और किले की ऊंचाई से दूर खड़कवासला झील का नीला पानी भी नजर आ रहा था। आपने शुरू में नळदुर्ग किले का भी जिक्र किया था। हाँ। ये सिंघड़ किला उस नळदुर्ग किले से कैसे अलग है? क्या इनमें कोई बुनियादी फर्क है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है ये। देखिए, दोनों किले सुरक्षा के लिए ही बने थे, जाहिर है, लेकिन उनकी भौगोलिक स्थिति उन्हें बिल्कुल अलग बनाती है। सिंघड़ एक गिरिदुर्ग है, यानी पहाड़ी किला। ऊंची पहाड़ी पर बनाया गया ताकि दुश्मन पर नजर रखी जा सके और मुश्किल पहुंच का फायदा उठाया जा सके। इसकी बनावट में पहाड़ी ढलानों का इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, वहीं नळदुर्ग एक भूईकोट है, यानी मैदानी किला। वो समतल जमीन पर बना है। उसकी सुरक्षा के लिए शायद गहरी खाइयों या मजबूत दीवारों पर ज्यादा जोर दिया गया होगा। तो भौगोलिक स्थिति जो है वो किले के प्रकार और उसकी रणनीति को तय करती है। ये तुलना वाकई दिलचस्प है। तो सिंघगढ़ और आसपास के पहाड़ी इलाके वाले हिस्से से परीक्षा के लिए किन बातों पर ध्यान देना चाहिए? यहाँ से कुछ चीजें खास हैं। पहला, किलों के प्रकार, जैसे पहाड़ी किला, गिरिदुर्ग, सिंघगढ़, मैदानी किला, भूईकोट, नळदुर्ग, और आगे हम समुद्री किला जलदुर्ग भी देखेंगे अलीबाग में। हाँ। दूसरा, सिंघगढ़ की भौगोलिक विशेषताएं, जैसे बेसाल्ट चट्टानें, खड़ी ढलानें, घाटियां, खड़कवासला जलाशय का नजारा। तीसरा,
ऊंचाई और संभवतः बढ़ती वर्षा का वनस्पति पर असर, मतलब कांटेदार झाड़ियों से घने पेड़ों की ओर बदलाव। ये समझना जरूरी है कि ऊंचाई और जलवायु कैसे भूदृश्य को प्रभावित करते हैं। पुणे शहर में रात रुकने और थोड़ा शहरी माहौल देखने के बाद अगले दिन यात्रा मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे से होते हुए लोनावड़ा पहुंची। पश्चिमी घाट का ये इलाका लोनावड़ा अपनी किन खासियतों के लिए जाना जाता है? लोनावला, हाँ, ये सह्याद्री पर्वतमाला यानी पश्चिमी घाट का एक बहुत ही जाना माना हिस्सा है। अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए बहुत मशहूर है। अध्याय के अनुसार छात्रों ने यहाँ राजमाची पॉइंट से सह्याद्री की कुछ खास बनावटों को देखा। एक महत्वपूर्ण बात जो उन्होंने नोट की वो थी सह्याद्री की ढलानों में अंतर। ढलानों में अंतर? कैसा अंतर? हाँ, पूर्व की तरफ ढलान धीरे धीरे उतरती है, मतलब मंद ढलान है, लेकिन पश्चिम की तरफ, कोंकण की तरफ ढलान एकदम खड़ी और तीव्र है। उन्हें ऊंची चट्टानी दीवारें, जिन्हें क्लिफ्स कहते हैं, और कई छोटे बड़े झरने भी दिखे। खासकर बारिश के मौसम में तो ये नजारा अद्भुत होता है। यहीं आसपास से उल्लास नदी भी निकलती है। वनस्पति यहाँ और भी घनी और विविध थी। सागौन जैसे कीमती पेड़ थे, और एक खास चीज का जिक्र है, वनराई या देवराय, सेक्रेड ग्रोव्स। देवराई? ये क्या होता है? ये जंगल के वो हिस्से होते हैं जिन्हें स्थानीय समुदाय धार्मिक आस्था के कारण काटते नहीं है। इससे वहाँ की जो जैव विविधता होती है वो सुरक्षित रहती है। ये प्रकृति संरक्षण का एक पारंपरिक बहुत सुंदर तरीका है। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और मौसम? क्या पूना से लोनावला आते हुए मौसम में भी कोई फर्क महसूस हुआ? हाँ, बिल्कुल। जैसे ही बस घाट चढ़ने लगी और वे समुद्र की तरफ बढ़ने लगे, हवा में नमी, ह्यूमिडिटी बढ़ गई। छात्रों को थोड़ी गर्मी और उमस महसूस हुई, पसीना आने लगा। ये साफ संकेत था कि वे अब तटीय क्षेत्र के प्रभाव में आ रहे हैं, जहां समुद्री हवा का असर रहता है और बारिश भी ज्यादा होती है। तो ये पश्चिमी घाट और लोनावला वाला अनुभव भी काफी जानकारीपूर्ण रहा। इस भाग से परीक्षा के लिए क्या मुख्य बातें हैं? यहाँ पश्चिमी घाट यानी सह्याद्री की विशेषताएं बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उसकी असममित ढलानें, पूर्व में मंद, पश्चिम में तीव्र, प्रमुख घाटियां और दर्रे, जैसे इस मार्ग पर खंडाला भोर घाट, यहाँ पाई जाने वाली घनी वनस्पति और देवराई का सांस्कृतिक व पर्यावरणीय महत्व। साथ ही ये समझना भी जरूरी है कि समुद्र से निकटता और ऊंचाई जलवायु को कैसे प्रभावित करती है, जैसे हवा में नमी बढ़ना। लीजिए, सफर अपने अंतिम पड़ाव पर आ गया। छात्र अपनी मंजिल समुद्र तट पर बसे अलीबाग पहुंच गए। यहाँ का भूगोल और जनजीवन नळदुर्ग या सिंहगढ़ से कैसे अलग था? अलीबाग पहुंचते ही नजारा पूरी तरह बदल गया। ऊंची पहाड़ियां पीछे छूट गईं और सामने था समतल तटीय मैदान। यहाँ की जलवायु नम और गर्म थी और बारिश भी काफी होती है। इसी वजह से यहाँ की मुख्य फसल है धान यानी चावल, जिसे ज्यादा पानी चाहिए। ये नळदुर्ग की दलहन या इंदापुर के गन्ने से बिल्कुल अलग है। छात्रों ने यहाँ एक और काम किया। वो स्थानीय तलाठी कार्यालय गए। वहां उन्होंने जमीन के उपयोग के बारे में, मतलब कौन सी जमीन पर खेती होती है, कहाँ घर बने हैं वगैरह, उगाई जाने वाली मुख्य फसलें और सरकार कैसे जमीन का रिकॉर्ड रखती है और लगान यानी भू राजस्व इकट्ठा करती है, इसके बारे में जानकारी ली। ये भूगोल के मानवीय पहलू को समझने के लिए जरूरी था। और समुद्र तट, वहाँ क्या खास देखने को मिला? वहाँ भी एक किला है, कुलाबा किला, उसकी क्या विशेषता है? हाँ, समुद्र तट अपने आप में एक अलग दुनिया थी। छात्रों ने वहां समुद्री लहरों द्वारा बनाई गई आकृतियां देखी, जैसे तरंग घर्षित मंच, वेव कट प्लेटफॉर्म। ये समुद्र के किनारे चट्टानों का वो चपटा हिस्सा होता है जिसे लहरें काट काट कर बना देती हैं, और बालू का स्तंभ यानी सैंड बार्स, रेत के लंबे जमाव जो तट के समानांतर बन जाते हैं। अच्छा। और हाँ, कोलाबादा किला, ये एक जल दुर्ग है यानी समुद्री किला, और ये इसी तरंग घर्षित मंच पर बना है। ये किला चारों तरफ से समुद्र के पानी से घिरा रहता है। सिर्फ जब समुद्र का पानी उतरता है, भाटा या लो टाइड कहते हैं, तभी जमीन का एक रास्ता खुलता है और किले तक पैदल जाया जा सकता है। अरे वाह। हाँ, पुराने जमाने में भारत के पश्चिमी तट को समुद्री लुटेरों और दुश्मनों से बचाने के लिए ऐसे समुद्री किले बहुत महत्वपूर्ण थे। ये सिंहगढ़ पहाड़ी किला और नळदुर्ग मैदानी किला से बिल्कुल अलग तरह का किला है। तो अलीबाग में लोगों के मुख्य काम धंधे क्या पाए गए?
खेती के अलावा और क्या करते हैं लोग? तटीय इलाका होने के कारण यहाँ मछली पकड़ना एक प्रमुख व्यवसाय है। खेती भी होती है, लेकिन यहाँ धान के अलावा बागवानी फसलें ज्यादा महत्वपूर्ण है, जैसे नारियल, सुपारी, कटहल, केले और कई तरह के मसाले। ये फसलें यहाँ की नम जलवायु के अनुकूल हैं, और क्योंकि अलीबाग मुंबई के पास एक खूबसूरत समुद्र तटीय पर्यटन स्थल है, तो अब पर्यटन टूरिज्म भी यहाँ की अर्थव्यवस्था का एक अहम हिस्सा बन गया है। इससे जुड़े होटल, दुकानें, ट्रांसपोर्ट जैसे व्यवसाय भी चलते हैं। इस आखिरी पड़ाव यानी अलीबाग और तटीय क्षेत्र से परीक्षा के लिए क्या याद रखना जरूरी है? यहाँ से कई बातें महत्वपूर्ण हैं। एक तो तटीय क्षेत्रों की विशेषताएं, जैसे जलवायु नम, मुख्य फसल धान, प्रमुख व्यवसाय मछली पकड़ना, बागवानी, पर्यटन। दूसरा, किलों का एक और प्रकार, समुद्री किला और उसका उदाहरण कोलाबा किला। तीसरा, समुद्री लहरों द्वारा बनाई जाने वाली भू आकृतियां, तरंग घर्षित मंच, बालू का स्तंभ। और चौथा, तलाठी कार्यालय जैसे स्थानीय प्रशासन के काम, भूमि उपयोग का रिकॉर्ड रखना, राजस्व संग्रह। ये सभी बिंदु परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। पूरी यात्रा हो गई नळदुर्ग से अलीबाग तक, लेकिन क्षेत्र भेंट यहाँ खत्म नहीं होती है ना? यात्रा के बाद छात्रों ने क्या किया और वो क्यों जरूरी था? बिल्कुल सही कहा। यात्रा का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शायद यात्रा के बाद आता है। छात्रों ने वापस आकर अपने पूरे अनुभव, जो देखा, जो सीखा, जो जानकारी इकट्ठा की, उस सब के आधार पर एक विस्तृत क्षेत्र भेंट अहवाल यानी फील्ड विजिट रिपोर्ट तैयार किया। अच्छा, रिपोर्ट। हाँ, ये अहवाल या रिपोर्ट बनाना बेहद जरूरी है। ये एक तरह से पूरी यात्रा का सार है। इससे छात्र सीखी हुई बातों को व्यवस्थित करते हैं, उनका विश्लेषण करते हैं कि भाई ऐसा क्यों है, और उन्हें एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से, एक व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करते हैं। ये उनकी समझ को और पुख्ता करता है। एक अच्छा अहवाल कैसा दिखना चाहिए? उसमें क्या क्या शामिल होता है? पता है कि यात्रा कहाँ से कहाँ तक की गई। हम्म। फिर सबसे बड़ा हिस्सा होता है भौगोलिक घटकों का अवलोकन। इसमें प्राकृतिक घटक जैसे जमीन की बनावट, नदियों, जलाशय, वनस्पति, मिट्टी, मौसम में बदलाव, और मानवीय घटक जैसे जनसंख्या, बस्तियों के प्रकार, लोगों के मुख्य व्यवसाय, जमीन का उपयोग, सांस्कृतिक बातें, इनका विस्तृत वर्णन होता है जो उन्होंने यात्रा के दौरान देखा और नोट किया। ठीक है। इसके बाद छात्र अपना अनुभव साझा करते हैं कि उन्हें कैसा लगा, क्या सीखा, और अंत में निष्कर्ष लिखते हैं कि उन्होंने इस पूरी क्षेत्र भेंट से क्या मुख्य बातें समझी। साथ में खींची गई तस्वीरें, जमा किए गए नमूने जैसे मिट्टी या चट्टान के टुकड़े, और प्रश्नावली के नतीजे भी लगाए जा सकते हैं। और क्या ये अहवाल लेखन परीक्षा के लिहाज से भी अहम है? हाँ, बहुत ज्यादा। परीक्षा में सीधे सीधे क्षेत्र भेंट अहवाल लिखने के लिए कहा जा सकता है, या फिर अहवाल के अलग अलग हिस्सों के बारे में, जैसे प्रस्तावना में क्या लिखें, निष्कर्ष का क्या महत्व है, या किन घटकों का समावेश होता है, ऐसे सवाल पूछे जा सकते हैं। इसलिए अहवाल की संरचना को समझना और उसमें क्या लिखना होता है, ये जानना छात्रों के लिए जरूरी है। तो ये थी महाराष्ट्र बोर्ड के भूगोल के पहले अध्याय क्षेत्र भेंट पर आधारित नळदुर्ग से अलीबाग की यात्रा की हमारी गहन चर्चा। वाकई कमाल है कि कैसे महाराष्ट्र के अंदर ही कुछ 100 किलोमीटर में भूगोल इतनी विविधता दिखाता है। पठार से पहाड़, पहाड़ से तट तक, कम बारिश से ज्यादा बारिश तक, कांटेदार झाड़ियों से घने जंगलों तक, दलहन से गन्ने और फिर धान तक, धाब्याच्या घरांपासून ते आधुनिक इमारतींपर्यंत आणि मैदानी किल्ल्यांपासून ते सागरी किल्ल्यांपर्यंत। बिल्कुल, और क्षेत्र भेंट का यही जादू है। यह हमें इन बदलावों को सिर्फ नक्शे पर लाइनों या किताब में शब्दों के रूप में नहीं, बल्कि एक जीती जागती हकीकत के तौर पर दिखाता और समझाता है। हम उन बदलावों के पीछे के कारणों को भी जोड़ पाते हैं। जलवायु, जमीन की बनावट, पानी की उपलब्धता और मानवीय गतिविधियां कैसे एक दूसरे को प्रभावित करती हैं। एसएससी परीक्षा के लिए यह अध्याय सिर्फ जानकारी नहीं देता, बल्कि अवलोकन यानी ऑब्जर्वेशन, विश्लेषण यानी एनालिसिस, और प्रस्तुतिकरण यानी प्रेजेंटेशन जैसे जरूरी कौशल भी सिखाता है। इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल मेरे मन में घूम रहा है। जरूर पूछिए, क्या सोच रहे हैं? हम नळदुर्ग यानी पठार से अलीबाग यानी तट गए। अगर ये यात्रा उल्टी होती, मतलब अलीबाग से शुरू होकर नळदुर्ग की तरफ आते। दिलचस्प सवाल। अगर यात्रा तट से शुरू होकर पठार की ओर जाती, तो छात्रों के अनुभवों का क्रम पूरी तरह उलट जाता। वे पहले नम जलवायु, धान के खेत, नारियल के पेड़ और समुद्री किला देखते। हाँ। फिर
सह्याद्री के तीव्र पश्चिमी ढलान चढ़ते, घने जंगल और झरने देखते हुए लोनावड़ा पहुंचते। फिर सह्याद्री के मंद पूर्वी ढलान उतरते हुए मैदानी इलाके में आते, जहां शायद गन्ने के खेत दिखते और उजनी जलाशय मिलता। और फिर आखिर में और अंत में वे पहुंचते कम वर्षा वाले पठारी इलाके में, जहां कांटेदार झाड़ियां, बेसाल्ट चट्टानें और मैदानी किला होता। मौसम में बदलाव भी उल्टा महसूस होता, नमी और गर्मी से धीरे धीरे शुष्कता की ओर। ये सोचना कि क्रम बदलने से अनुभव कैसे बदलता है, ये भूगोल की समझ को और गहरा करता है ना? वाकई सोचने वाली बात है। इस विचार के साथ ही आज की चर्चा समाप्त करते हैं। उम्मीद है भूगोल के इस अध्याय को समझने में हमारे सुनने वालों को मदद मिली होगी। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।